नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति विधि, और ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में। और इसके प्रतिपादक की बात कर लेते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी पर्सनल बात भी करेंगे। पहले चलो प्रतिपादक की बता देता हूँ। इसके प्रतिपादक हैं डेजी भारवेल। डेजी भारवेल। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य अलग था। ये उद्देश्य था कि इस लॉकडाउन के दौरान आपको कोई पाठ्य वस्तु मिलती रहे, परंतु जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें मेरे को ये लगता है कि अब मेरे को वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि न तो 50 से ऊपर कोई व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। या तो मेरे पढ़ाने का जो मेथड है शायद आपको ये पसंद नहीं आया, ठीक है भी। अब मैं ब्लैक बोर्ड तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? आपकी डिमांड थी कि सर आप हमें वो विधियाँ करवाओ, तो मैंने करवाई थी। पर अब ब्लैक बोर्ड मैं कहाँ से लेके आऊँ? घर में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, गांव आए हुए हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह सब कोचिंग सेंटर में है। और फिर भी मैंने प्रयास किया था कि कैसे भी इनको पढ़ाया जाए और ये शिक्षा से जुड़े रहें, परंतु आपने जो रिस्पॉन्स दिया वो मेरी जो मैंने अपेक्षा आपसे की थी उसके अनुरूप नहीं रहा, ठीक है। 100 से ऊपर व्यूज़ होते तो भी कोई बात नहीं, वीडियो करवा देते। तो 50 आ रहे हैं तो शायद आज मेरा ये अंतिम वीडियो होगा आपको। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं कि मेरे पढ़ाने की पाठ्य सामग्री में अगर कोई कमी है, या कोई मेथड पसंद नहीं आ रहा आपको, या ये जो तरीका ये पसंद नहीं आया, किस वजह से आपने इस वीडियो को नकारना शुरू कर दिया। तो मैं आज कमेंट बॉक्स में आपके कमेंटों का वेट करूंगा। और अगर आपके कमेंट आए कि सर वीडियो करवानी है तो मैं ज़रूर करवाऊंगा। और आपने किसी का कमेंट ही नहीं आया कि सर वीडियो नहीं करवानी है, तो फिर अपने ये लास्ट वीडियो करके और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, जो सामाजिक विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अब देखिए, इसमें इसके प्रतिपादक जो थे वो थे डेजी भारवेल। और सामाजिक अर्थ शब्द का अर्थ तो आप समझते हैं कि सामाजिक अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक अर्थ के इसकी बात कर लेते हैं पहले कि ये सामाजिक अर्थ क्या है। यानी अगर बात करें तो ये इसका अर्थ हो गया समाज के अनुकूल। क्या हो? समाज के अनुकूल हो। कोई भी बात है, कोई भी विचार है, वो कैसा होना चाहिए? समाज के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। और समाज के अनुकूल कैसा होगा कि समाज उस चीज़ को कैसे स्वीकार करता है, समाज के अंदर क्या उपयोगिता है, और वो जो चीज़ प्रदर्शित कर रहा है, जो बात या विचार रख रहा है, उसमें ये प्रजातांत्रिक गुण है या नहीं है, इस बात का उसमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें प्रजातांत्रिक गुण विकसित होने चाहिए या प्रदर्शन होना चाहिए, तो वो सामाजिक अर्थ है, अन्यथा नहीं है। प्रजातांत्रिक का अर्थ क्या हो गया? प्रजातांत्रिक प्रजा, प्रजा में जनता, और तंत्र में तंत्र की जो चीज़ बनाई जा रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, जो विचार रखा जा रहा है, वो प्रजा के लिए गुणदायक है या नुकसानदायक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सामाजिक अर्थ शब्द का अर्थ है समाज के अनुकूल हो। और अभिव्यक्ति शब्द की अगर बात करें कि अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है, तो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रस्तुत करना। क्या अर्थ है? प्रस्तुत करना या प्रकट करना। तो क्या हो गया कि समाज के अनुकूल प्रकट करना, कि कोई भी विचार है वो कैसे प्रस्तुत किया जाए कि समाज उस चीज को क्या करे? प्रस्तुत करे। समाज के सामने ऐसा प्रस्तुत करो कि समाज उसे हाथों हाथ स्वीकार कर ले। और इस मेथड से सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि इस सामाजिक जो विकर्त विधि है इसमें क्या होता है, इससे पढ़ाने से क्या होता है, तो देखो, सामाजिक अर्थ विधि से अगर बालक को पढ़ाया जा रहा है तो उस बालक में क्या हो जाएंगे? उस बालक में नागरिकता, जो नागरिक बनने की अच्छी, बालक में नागरिक की बात करें तो नागरिक, अच्छा नागरिक कौन हो सकता है? जो समाज के गुणों को मानता है, अच्छी बातों को मानता है। तो सामाजिक, बालक में नागरिक के सामाजिक गुणों, भावनाओं, ठीक है, और प्रजातांत्रिक
ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। इस विधि से पढ़ाने से बालकों में क्या होता है, बालकों में नागरिक, एक अच्छा नागरिक कैसे बनेगा, उसके अंदर समाज के अंदर जो अच्छी गुण कैसे आएंगे वो विकसित होंगे, उसकी भावनाएं कैसी हैं, वो सामाजिक अभिव्यक्ति के मन पर प्रस्तुत करेगा। उसके मन में क्या विचार है कि बाल विवाह अपराध है कि नहीं है, बाल विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, बालक की अभिव्यक्ति प्रस्तुत होगी तो बालक का क्या हो जाएगा, उसकी जो भावनाएं वो बाहर निकल के आएंगी। और प्रजातांत्रिक यानी जनता के अनुरूप हो तो इन गुणों का क्या होता है, विकास होता है। इस विधि से पढ़ाने से बालक में इन चीज़ों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये सामाजिक अभिव्यक्ति की पूरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब एक बार पेपर में पूछ लिया था कि बाइनिंग एंड बाइनिंग, ये नाम है एक विचारक का, बाइनिंग एंड बाइनिंग, इन्होंने सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को क्या कहा है। तो ध्यान रखना, इन्होंने सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को कहा है वाद विवाद विधि। इन्होंने क्या कहा है, वाद विवाद कहा है कि इस विधि में जो विचार सामने आते हैं उन पे वाद विवाद होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इस विधि का प्रयोग करते समय क्या किया जाए, इस विधि का प्रयोग कैसे होता है, तो देख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ कि ये विधि प्रयोग में कैसे लाई जाती है। तो विधि का प्रयोग क्या होगा, विधि का प्रयोग, तो पहले वैसे बता देता हूँ कि इस विधि में क्या होता है, जैसे पूरी कक्षा है, इस विधि में क्या होता है, जैसे पूरी कक्षा है, ये अपने कक्षा ले ली और कक्षा के अंदर हमारे पास है 30 बच्चे हैं। ये लो, एक कक्षा है, उसमें हमारे पास कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। उन बच्चों को क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में 7 का समूह ले लिया, एक में 7 कर दिए, ठीक है, 7 दूनी 14, और एक में 8 कर दिए, एक में 8 कर दिए। इस तरह उस वो अपनी आवश्यकता के अनुसार होता है। उस समूह क्या कर देते हैं, कक्षा के बच्चों को समूह में बांट देते हैं। विधि का प्रयोग करना बता रहा हूँ। अब जैसे ही समूह में बांटेंगे, ये ग्रुप हो गया, 7 का ग्रुप हो गया, या 8 का ग्रुप हो गया। अब इसका एक क्या नियुक्त कर देंगे, एक अध्यक्ष, अच्छा देख नहीं रहेगा, एक अध्यक्ष बना दिया जाएगा। प्रत्येक ग्रुप का एक अध्यक्ष होगा, प्रत्येक ग्रुप का क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये लीजिए। और इन्हें एक पाठ्य वस्तु दे दी जाएगी, यानी इस पूरी कक्षा को एक विषय वस्तु दे दी कि आपको इस विषय वस्तु पर क्या करना है, अपने विचार देने हैं। अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचार प्रकट करने, यानी जितने भी ग्रुप हैं उन्हें एक ही पाठ्य वस्तु दे दी, इन्हें अपने विचार रखने हैं। फिर टोटल जो जितने भी ग्रुप हैं ये इस विषय वस्तु पर अपने विचार बनाते हैं। ये अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के नेतृत्व में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, बनाते हैं विचार की ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। इस विषय वस्तु पर ये लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद जब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कर लेगा, इस विषय वस्तु पर अपने क्या निकाल लेगा, निष्कर्ष निकाल लेगा, और उस निष्कर्ष को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। तो ध्यान देना है कि इस विधि का प्रयोग कैसे होता है। दोबारा समझा रहा हूँ कि इस विधि में कक्षा को, संपूर्ण कक्षा को कुछ समूह में बांट दिया जाता है और उसका एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। फिर सभी ग्रुपों या समूहों को एक विषय वस्तु दी जाती है, उन पर सभी लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप किसकी, अध्यक्षता की निगरानी में चर्चा करते हैं कि ये वस्तु कैसी है, और उस चर्चा को बाद में निष्कर्ष के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और फिर उस विधि से जो चर्चा सबसे बढ़िया निकल के सामने आती है, उस विधि से बालक उस चीज़ को, अध्यापक उस चीज़ को बच्चों के सामने बताते हैं कि ये विधि सबसे बेस्ट है। तो ध्यान रखना, इसमें क्रियाशील कौन हुआ, देखो इसमें क्रियाशील हुआ बालक, इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं। ध्यान रखना कि छात्र इसमें क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा। ओके, छात्र क्रियाशील रहेगा और शिक्षक क्या रहेगा, शिक्षक इसमें ओनली मार्गदर्शक का काम करता है, चुपचाप देखता रहता है, मार्गदर्शक होता है। तो ये विधि जब छात्र क्रियाशील है तो फिर कौन सी होगी, अपने आप ही होगी, कौन सी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी, क्योंकि वो खोज करते हैं जिसमें बालक क्रियाशील होता है। तो ये कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, अब अगर बात करें
कि ये जो ग्रुप बनाए थे हमने, ये जो समूह बनाए थे, इन समूहों की बात करें तो समूह के कितने प्रकार हैं? समूह कितने प्रकार के होते हैं? ये जो समूह बनाए थे, तो देखिए समूह दो प्रकार के होते हैं। समूह कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक समूह, क्या होता है? औपचारिक समूह। और एक होता है आपका अनौपचारिक समूह। समझ में आ गई बात? एक औपचारिक समूह होता है और एक अनौपचारिक समूह होता है। अब ये है क्या? औपचारिक समूह क्या होता है, अनौपचारिक समूह क्या होता है? तो देखते हैं। देखो औपचारिक आपने देखा होगा, औपचारिक का अर्थ होता है फॉर्मेलिटी। इसमें क्या होता है? औपचारिक में तीन चीजें निर्धारित होती हैं। एक तो उद्देश्य, कि वह समूह है जिसका उद्देश्य है। नंबर दो, विषय वस्तु, ठीक है। और तीसरा, स्थान या परिस्थितियां कह सकते हो आप इसे, कि परिस्थितियां निर्धारित होती हैं। ये क्या होती हैं? निर्धारित होती हैं। तो वो तो कौन सा कहलाएगा? औपचारिक होगा, जिसमें उद्देश्य निर्धारित होगा, विषय वस्तु निर्धारित होगी, समय निर्धारित होगा, स्थान निर्धारित होगा, ठीक है। और ये पहले से निर्धारित हो कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसका पूरा प्रारूप पहले से निर्धारित होता है, उसे बोलते हैं औपचारिक, ठीक है। जैसे अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे वाद विवाद। बताओ, वाद विवाद जो मुद्दा है, वाद विवाद कैसे होता है? ये औपचारिक होता है। इसमें पहले से होता है कि आज हम किस पे, जैसे अगर अभी हम पीछे की बात करें या आज की बात करें, तो हमें वाद विवाद किस पे करना है? कोरोना पे करना है। ये लो, ये क्या है? पहले से निर्धारित है कि इसी विषय पर अपने को चर्चा करनी है। और जो चर्चा की जाती है, जो वाद विवाद किया जाता है, उसे बोलते हैं क्या? पैनल चर्चा। क्या बोलते हैं उसे? पैनल चर्चा। यानी कुछ व्यक्तियों का, विशेषज्ञों का एक समूह बिठा दिया जाता है, फिर उस चीज़ पे वो क्या करता है? चर्चा करता है। तो इसमें हो सकता है शिक्षण, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें क्या औपचारिक है आपकी। वाद विवाद है, पैनल चर्चा है, शिक्षण प्रशिक्षण है, ये सारी चीज़ें क्या औपचारिक होती हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें कोई प्रारूप निर्धारित नहीं होता। इसमें प्रारूप निर्धारित नहीं होता। किसमें? अनौपचारिक में। अनौपचारिक जो समूह होता है, इसका कोई प्रारूप निर्धारित नहीं होता। समझ में आई बात? कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। जैसे समूह आपने देखा होगा, परिवार को, परिवार का समूह निर्धारित है क्या? 2 का परिवार हो सकता है, 8 का परिवार हो सकता है, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, कोई समूह निर्धारित नहीं है। आपके आसपास का समाज, वो भी कौन सा है? अनौपचारिक समूह में आता है, ठीक है। आसपास का पड़ोस, आस पड़ोस जिसे बोलते हो, वो भी। आपकी मित्र समूह है, ये भी क्या है? अनौपचारिक है, ठीक है। तो इनमें जो बातें की जाती हैं, बात विचार, इनके विचार जो प्रकट किए जाते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं। उनका किसी तरह से कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर अब इसके बाद की बात करें, तो मैंने आपको एक शब्द बताया था, क्या? पैनल चर्चा बताया था। अभी हमने बताया था कि औपचारिक में पैनल चर्चा कह दो, वाद विवाद कह दो। तो पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पैनल चर्चा, पैनल चर्चा में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है, किसी विशिष्ट या विषय वस्तु पर अपने विचार रखता है। तो ये पूछा था कि सर्वप्रथम पैनल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखते हैं, पैनल चर्चा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1929 के अंदर, ठीक है। एक बंदा था जिसका नाम था हैरी ओवरस्ट्रीट। हैरी ओवरस्ट्रीट ने सर्वप्रथम पैनल चर्चा शब्द का प्रयोग किया था। समझ में आई बात? पैनल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हैरी ओवरस्ट्रीट ने किया था। और ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि किसने किया था, तो 1929 में किया था। अब क्या होता है, आपने एक शब्द सुना, दे रहे मैंने विचार कह दिया था कि विचार प्रकट करना। तो देखिए, विचार प्रकट करने के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं, कुछ समूह बनाए जाते हैं। तो उन विचार समितियों की समूह की बात करें तो औपचारिक के अंदर आता है ये। तो औपचारिक में कौन सा आ जाएगा? एक तो पैनल चर्चा की, एक विचार समिति। दोनों शब्द बहुत ही एक जैसे से मिलते जुलते हैं, परंतु दोनों में फर्क है। एक होती है विचार गोष्ठी, विचार गोष्ठी। अगर आपको गोष्ठी शब्द अटपटा लग रहा है, पेपर में यही मिलेगा, परंतु हिंदी में अगर याद करना चाहिए तो आप क्या रख सकते हो?
सेमिनार शब्द यूज कर सकते हो। ठीक है, विचार समिति क्या होती है, तो ध्यान रखना इस विचार समिति में क्या होता है, लोग बैठे होते हैं आगे, ठीक है ना, यहाँ 4-5 लोग जो चुने हुए हैं उनके आगे यहाँ पे जनता बैठी होती है। ये लोग क्या होता है विचार समिति के अंदर, ये लोग श्रोता जो गण होते हैं वो अपने विचार नहीं रख सकते, श्रोतागण अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। कौन सी समिति में, विचार समिति में। परंतु विचार गोष्ठी क्या होती है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जो श्रोतागण होता है ना, सामने बैठा होता है, इसमें श्रोतागण या तो बोलेगा मौखिक, या फिर वो लिखित प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। आपने देखा होगा सेमिनारों वगैरह में, या तो वो लिख के दे देता है या फिर वो पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना कि विचार जो गोष्ठी होती है उसे सेमिनार बोलते हैं, इसमें श्रोतागण एक्टिव रहता है, इसमें श्रोतागण अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि दोनों में इतना ये थोड़ा सा फर्क है। अब अगर बात करें कि जो सामाजिकता अभिव्यक्ति विधि है उस विधि के उद्देश्य क्या क्या है, कि वो क्यों क्लासों को पढ़ाई जानी चाहिए, क्यों अध्यापक को पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है ना, कि उसके उद्देश्य क्या है। या अगर बात करें उद्देश्यों को, या आप कह सकते हो कि इसका महत्व क्या है, क्या कह सकते हो, महत्व कह सकते हो। तो देखो अगर इस सामाजिकता अभिव्यक्ति विधि से हम पढ़ाते हैं तो इस विधि से बालकों में कौन सा सामाजिकता का भाव पैदा होता है, एक बात तो ये ध्यान रखोगे, बालकों में कौन सा सामाजिकता का भाव पैदा होगा, सामाजिकता की भावना क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। ओके, सामाजिकता की भावना क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। ठीक है, ये 1 नंबर है। 2 नंबर की बात करें तो बालकों में अगर सामाजिकता आएगी तो वो एक आदर्श नागरिक बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ। समाज के सभी नियमों को मान रहा है, अर्थात उसमें आदर्श नागरिकों के गुण का क्या होगा, विकास होगा, तो वो एक आदर्श नागरिक भी बन सकता है। अगर वो आदर्श नागरिक बन रहा है तो आदर्श नागरिक हमेशा किस में विश्वास रखता है, राजा में रखता है या प्रजा में रखता है, तो प्रजा में रखता है। तो इससे बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का भी क्या होता है, विकास होता है। बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। देखो अगर सामाजिकता अभिव्यक्ति विधि से पढ़ाएंगे तो अपने मन के विचार लोगों के सामने रखेगा, अच्छी बुरी बात की समझ आएगी, ये चीज़ बुरी है ये अच्छी है। अच्छी चीज़ों को अगर स्वीकार कर रहा है तो सामाजिकता की भावना उसमें अपने आप आएगी। अगर सामाजिकता की आ रही है तो वो आदर्श नागरिक बनेगा, उसमें अच्छे गुण आएंगे, और आदर्श नागरिक बनेगा तो वो प्रजातांत्रिक गुणों में क्या करेगा, उसकी प्रजातांत्रिक गुण है उनका विकास होगा। नंबर 4 की बात करें, अगर प्रजातांत्रिक गुणों में विश्वास हो रहा है तो समाज के अंदर इंक्लूड हो गया, तो ऐसे में बालक में क्या होगा, बालक में आत्म अभिव्यक्ति, ये क्या शब्द है गुरु जी, तो देखते हैं क्या है। आत्म अभिव्यक्ति की भावना उत्पन्न होती है। ये क्या होती है, आत्म मीन्स होता है खुद, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बात रखने का सामर्थ्य, अपने विचार रखना। तो इससे बालक में क्या होता है, अपने अंदर की जो भावना है या अंदर के विचार है वो लोगों के सामने रखने के लिए क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है कि मेरा विचार ये है, आपकी राय क्या है, ये क्या ये सही है, इस तरह से बोलने का उसमें क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। अगर बालक में आत्म अभिव्यक्ति आएगी तो बालक में क्या आ जाएंगे, आत्मविश्वास आएगा। तो बालकों में आत्मविश्वास, बालकों में आत्मविश्वास, एकाग्र, अकेला, एकाग्रता आएगी, सोचने की क्षमता, कल्पनाशीलता, वो सोचेगा कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो कल्पनाशील, ये गुण भी विकसित हो जाएगा। वो सोच रहा है अर्थात क्या कर रहा है, चिंतन, तो चिंतनशील भी बनेगा। इससे बालक में देखो अगर आत्मव्यक्ति कर रहा है तो बालक आत्मविश्वास, एकाग्रता, कल्पनाशील और चिंतनशील भी बनता है। किस विधि से, सामाजिकता अभिव्यक्ति विधि का प्रयोग करने से। ठीक है, अब देखो अगर इस विधि का प्रयोग कर रहा है, अपने विचारों को दूसरों के सामने रख रहा है, तो वह एक आदर्श या प्रभावी, यानी अपने मन की बात लोगों के सामने रख रहा है तो वो बोलना सीख रहा है, अर्थात उसमें वक्ता के गुण आ जाएंगे। एक आदर्श या प्रभावी वक्ता के गुण
अगर वो सुन रहा है, क्योंकि यहाँ सुनना भी तो पड़ता है विचार समिति में, अगर वो सुन रहा है तो उसमें अच्छे श्रोता के गुण भी क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, श्रोता के गुण विकसित हो जाते हैं। समझ में आई बात? ये आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। अब अगर इसी के संदर्भ में बात करें कि ये वाद विवाद, इस विधि में क्या होता है, वाद विवाद होता है। मैंने आपको बताया था, वाइनिंग ने कहा था वाद विवाद, इसी विधि के अंतर्गत वाद विवाद होता है कि ये कार्य ऐसे किए। तो कुछ वाद विवाद जो होता है ना, उसे क्रियान्वित करने का तरीका होता है। क्या होता है? वाद विवाद को कैसे लागू किया जाए, इसका तरीका होता है। तो उसके कुछ चरण हैं, और इसके कितने चरण हैं वाद विवाद के? 4 चरण हैं। ध्यान रखना, इन 4 चरणों में से प्रश्न पूछ लेगा कि वाद विवाद के चरण हैं। तो नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 आता है आपका अनुदेशक। क्या आएगा? अनुदेशक। अनुदेशक आप किसे कह सकते हो? अनुदेशक आप कह सकते हो जो उसका क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है। तो आयोजक भी बोल सकते हो इसे, और इसे क्या कह सकते हैं, और इसे व्यवस्थापक भी कह सकते हो कि जो व्यवस्था कर रहा है। तो सबसे पहले वाद विवाद कराने के लिए आपको क्या चाहिए? एक आयोजक चाहिए जो इस वाद विवाद का आयोजन कर रहा है, अर्थात आप इसे कह सकते हो तैयारी करना। तैयारी करना वाद विवाद का पहला चरण। नंबर 2 की बात करें कि नंबर 2 पे आपको बनाना पड़ेगा क्या, एक अध्यक्ष। ठीक है, तो वो क्या होगा, वे समूह का क्या हो जाएगा, ये प्रधान हो जाएगा। कि वाद विवाद किया जा रहा है, उसका प्रधान कौन होगा, जिसे हमने अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो योजना जो बनाई गई है, जो योजना हमने बनाई है, योजना अनुसार कार्य होगा। जो भी कार्य या जो वाद विवाद किया जाएगा जिस बिंदु पर, उसके अनुसार होगा। तो वो योजना के अनुसार कार्य को करवाएगा, उसका संचालन करेगा, कार्य संचालन, उस पर निगरानी रखेगा कि कोई उस मार्ग से न भटके, किसी को गाड़ी गलौच न हो जाए, उसमें नियंत्रण रखेगा। और जो लास्ट में उसके निष्कर्ष निकलेंगे उनको क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। ये काम किसका है, अध्यक्ष का है। प्रस्तुत करना। नंबर 3 में आएगा आपका समूह। अभी बताया था मैंने आपको कि समूह में छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है। तो समूह कैसा होगा, तो ये क्या, जो समूह होगा यानी वाद विवाद के अंदर जो भी व्यक्तियों को बुलाया जाएगा वो उस विषय के क्या होंगे, ज्ञाता होंगे, विषय के ज्ञाता। जैसे हमें क्रिकेट पर समीक्षा करनी है तो क्रिकेट के जो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी उन्हीं को बुलाएंगे, गांव के आदमी किसान को बुला कैसे लेंगे। खेती की बात करेंगे तो किसान को बुलाएंगे, क्रिकेट वालों को क्या पता है। तो यानी उस विषय के क्या होंगे, ज्ञाता होंगे, और जो उस विषय पर अपने क्या करेंगे, विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। तो ऐसा ही समूह चाहिए अपने को। ठीक है, और नंबर 4 पे आप कौन आएगा, बालक आएगा। नंबर 4 पे कौन आएगा, बालक आएगा। अब बालक क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें जो छात्र हैं वाद विवाद में, वो छात्र सारी जो विषय वस्तु है उसको सुन रहे हैं। सारी विषय वस्तु को, जो डिबेट चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, उस विषय वस्तु को सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उसके बीच में वो प्रश्न भी पूछते हैं। ये विचार गोष्ठी है, प्रश्न पूछते हैं और फिर वो उन प्रश्नों पर अपने विचार भी रखते हैं। ये 4 चरण है वाद विवाद के। विचार प्रस्तुत करते हैं, प्रश्न पूछेंगे, विचार प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बालक भी हो सकता है, वहां पर कोई और व्यक्ति जो डिबेट के अंदर अंतर्गत श्रोता के रूप में बैठा है वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये विचार गोष्ठी होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने आपको वर्क दिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें कि मुझे ये विधियाँ शुरू रखनी चाहिए या इन्हें बंद कर दी जानी चाहिए। तो आपका मैं जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर देखूंगा कि आप मुझे, अगर आप ये चाहते हो कि ये क्लासेस रेगुलर रहें तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं ताकि अपने व्यूज़ बढ़ें। और मुझे वैसा कोई लालच नहीं है कि सर को पैसे आएंगे, नहीं, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ ये इतने लोग देख रहे हैं। अब तो हौसला बिल्कुल डाउन हो गया कि कोई लोग देख ही नहीं रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे जल्द से जल्द इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और मैं जैसे ही आपके कमेंट आएंगे कि आगे की करवाओ तो मैं करवा दूंगा, अन्यथा आप अपना यहीं बंद रहेगा। अभी इस विधि के अंतर्गत देखें तो इसके गुण रह गए, अब गुण रह गए। ठीक है,
तो ये नेक्स्ट जो आएगा पार्ट उसमें करवा दूंगा गुण और अवगुण, और उसके बाद में अभिनय विधि, बहुत सारी चीज़ें हैं करवाने के लिए। तो देखते हैं आपके, तो ज़रूर है आपको कमेंट, इतने दिन आपने साथ दिया तो एक कमेंट से आपका कुछ नहीं होगा, और कमेंट पे आप मुझे लिखें कि ये विधि चालू रखें या बंद कर दें, और जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट लिखें ताकि मैं आगे की वीडियो की तैयारी करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।